सरकारी अस्पतालों के हालात अक्सर कैसे होते हैं ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लंबी लाइन, कम सुविधाएं और अव्यवस्था, और इन्हीं सब धारणाओं को बदल रहा है रंका का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वार्ता पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास साहू, और आज मैं आया हूं रंका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ के लोगों और यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी का मानना है कि ये सरकारी अस्पताल होने के बावजूद प्राइवेट अस्पताल को भी टक्कर देता है। तो इसी बात की पड़ताल करने के लिए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं उनसे भी मिलूंगा और सारे इस जितना भी अस्पताल है इसका जायजा लूंगा। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, जहां हर दिन सैकड़ों लोग दर्द लेकर आते हैं और उम्मीद लेकर लौटते हैं। जहां किसी के लिए यह जगह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जीने के लिए एक नई वजह बन जाती है। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो बनती है लंबी लाइनों की, कम सुविधाओं की और लापरवाही की। लेकिन क्या हर जगह की कहानी ऐसी ही है, या फिर कुछ जगहें इन धारणाओं को बदल रही है? आज हम उसी सच्चाई को जानने आए हैं रंका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां दावा किया जाता है कि यह अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन क्या ये दावा सच है या फिर हकीकत कुछ और है? आज हम देखेंगे भी और जानेंगे भी कि जमीन पर असलियत क्या है। अब वक्त है जानने का कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। क्या सच में यह सरकारी अस्पताल लोगों की उम्मीद पर खरा उतर रहा है, या फिर सिर्फ एक तस्वीर का यह दूसरा पहलू है? जमीन पर सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए हम सीधे बात करेंगे यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर असजद अंसारी। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए हमको। ये बताइए आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? चलते चलते हम लोग बात करते हैं। मैं यहाँ अगस्त 2023 से यहाँ MOIC बनकर रंका में आया। इससे पहले मैं चिनिया में एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम करता था। 2020 में JPC के एग्जाम के थ्रू फिर मैं यहाँ जॉब में हूँ। आज आप हमको इस हॉस्पिटल को दिखाने वाले हैं। इस हॉस्पिटल को में हम पहले भी आए हैं, आपसे मिले भी हैं। ये हॉस्पिटल बहुत मायनों में सब सरकारी अस्पताल से अलग है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, एकदम ये इसका क्रेडिट यहाँ के सारे डॉक्टर्स, स्टाफ, हम लोग सब पूरा इंटायर टीम को जाती है। हम लोगों ने इस पे काफी मेहनत किया है। जब ये नई बिल्डिंग हम लोगों को हैंड ओवर हुआ था तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से इसको हम लोग चलते हैं, जांच घर भी दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ कैमरा को इधर करके लाइएगा आप लोग। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जांच घर है। बहुत सारे मरीज लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। आइए सर हम लोग जांच घर को भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? जी, मैं मंजूर आलम, मैं यहाँ का LT पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ 2020 से मैंने ज्वाइनिंग काम कर रहे हैं जी। यहाँ पर किस किस चीज का जांच हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास CBC, एनालाइजर, इसे लिवर, किडनी फंक्शन जितने भी टेस्ट होते हैं ये होता है। और बाकी ये जो जनरल जांच होता है SB, HIV, VDRL, ये से रिलेटेड, और जो NC में जितने भी जांच आते हैं सब सारा जांच यहाँ पे उपलब्ध है। ये किस चीज का है? और ये TB का जांच के लिए टीबी जांच है। तो अगर आप लोग को बताया जाए तो सर टीबी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभी भी लोग हैं। वैसे तो सरकार जो है टीबी पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, टीबी का खत्म करने के लिए, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये काफी ज्यादा है? हाँ, अभी भी है, काफी है, और केसेस बराबर मिलते भी रहते हैं। और इस पे सरकार टाइम टू टाइम जागरूकता अभियान और सारा कुछ चला रही है। तो अभी हम लोग बता देंगे कितने लास्ट महीने का यहाँ पर लास्ट महीने कितना केस आया है टीबी का? टीबी का 25 से 30 हर महीना यहाँ हमारे यहाँ निकलता है। कितना केस अभी भी है? सबका दवा चालू है, दवाई कंटिन्यू खाता है। 6 महीने का हम लोग दवा देते हैं। और तो उन लोग का सरकार और क्या क्या सुविधा दे रही है टीबी मरीज को? पहले तो पैसा भी मिल रहा था टीबी मरीज को। हाँ, पैसा भी मिलता है। कितना मिलता है पैसा? पैसा 3000 देते थे। 3000 6 महीना नहीं 6 महीना 500 रुपये पर मंथ। और ये पैसा किस लिए दिया जाता है सर? हम लोग चलते चलते बात करते हैं। खाना पीना के लिए, पौष्टिक आहार के लिए। पौष्टिक आहार खाएगा तो थोड़ा बीमारी सही हो जाए, बीमारी सही हो जाए। वैसे पुराने जमाने में बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता भी नहीं था। आज के समय में कर दिया है, पहले 3000 से 6000 रुपये, तो अभी गवर्नमेंट 6000 रुपए दे रही है। भारत में ट्यूबरक्लोसिस आज भी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को ही नहीं बल्कि परिवार की उम्मीदों को भी खत्म कर देती है। खास तौर पर झारखंड जैसे राज्यों में जहां जागरूकता की कमी और सीमित संसाधन इस लड़ाई को और भी कठिन बना देते हैं। सरकार टीबी को खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन असली जंग अभी भी गाँव-गाँव और घर घर में लड़ी जा रही है, जहाँ हर मरीज को सही इलाज और सहारा मिलना जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलोपैथी बढ़िया है, आयुर्वेद बढ़िया है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, सब अपने अपने जगह पे सब सही है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि एलोपैथ अच्छा है या होम्योपैथ अच्छा नहीं है। आप सब अच्छा है। कोरोना के समय में आप क्या कर रहे थे? थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। कोरोना के टाइम में मैं वहाँ पोस्टेड था चिनिया में उस टाइम, और वहाँ पे जो मरीज आते थे और कोरोना पॉजिटिव होते थे तो उन लोगों का रख रखाव के लिए
सदर अस्पताल में व्यवस्था था, आप जान ही रहे हैं। एक बात है कि जब सबसे बड़ा मुसीबत तो कोरोना के टाइम पे ही आया था, स्वास्थ्य जितना भी अधिकारी लोग थे, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी काम कर रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम कोरोना के समय आया था। उस चैलेंज को आप किस तरीके से ले, अगर वैसा कुछ चैलेंज फिर से आ गया तो? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज था स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि ये एकाएक आया जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। नया बीमारी था, क्या करना है, बहुत सारा प्रोटोकॉल सही से पता नहीं था, क्या मेडिसिन देना है। तो जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका प्रोटोकॉल के लिए क्या मेडिसिन चलाना है, उस हिसाब से फिर हम लोग उसका। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोरोना के समय हम लोग तो घर पे पड़े हुए थे, आप लोग काम पे आ रहे थे, तो घर पे जाके परिवार से मिल पा रहे? सच में जब कोविड-19 ने दस्तक दी तो सिर्फ मरीज ही नहीं, पूरा स्वास्थ्य तंत्र जंग के मैदान में बदल गया था। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, लेकिन ड्यूटी पर खड़े डॉक्टर और नर्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। घंटों पीपीई किट में बंद, पसीने से भींगे हुए और चेहरे पर मास्क के निशान और आंखों में नींद तक नहीं। कई दिन तक घर नहीं गए, अपने बच्चों से दूर रहे, लेकिन हर मरीज में उन्हें अपने परिवार की झलक दिखती थी। वो थकते थे, टूटते थे, लेकिन हार नहीं मानते थे, क्योंकि उनके लिए हर सांस उनकी एक जिम्मेदारी थी। और सलाम है ऐसे जज्बे को डॉक्टरों के, नर्सों के और तमाम उन स्वास्थ्य कर्मियों के। मिल पा रहे थे पर अलग रहते थे। जैसे शुरू में जब हम लोग जाते थे तो पहले नहा धोवा करके ही इंटर करते थे, अलग बाथरूम, बाहर के बाथरूम में यूज करना, वो सब हम लोग का मतलब एक अलग ही टाइप का उस समय दुनिया था। यहाँ पर क्या है सर? ये जनरल ओपीडी के लिए है। जनरल ओपीडी के लिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जनरल जो पेशेंट जो भी आया उसका यहाँ पे चेकअप होगा। यहाँ पर आपके पास सर हर दिन कितने पेशेंट आते हैं? प्रतिदिन जानकारी है? प्रतिदिन 120, 170, 80 कितने पेशेंट आ जाते हैं? हाँ। और सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी किस बीमारी के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? यहाँ ज्यादातर बीमारी पेन दर्द और स्कैबीज सबका, खुजली वाली सबका, जनरल भी पेशेंट हर मिल जा रहा है। तो जो सीजनल, हाँ, सब स्किन डिजीज का जो है और पेन, जो जॉइंट पेन, अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं मरीज बैठे हुए हैं। आप काम कीजिए सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये क्या है सर? स्क्रीनिंग रूम। ये VIA का स्क्रीनिंग रूम है। अभी यहाँ पे क्या होता है? डेंटल ओपीडी भी चलता है। डेंटल। हाँ, तो डेंटल ओपीडी के लिए डेंटल डॉक्टर। तो आपके पास मरीज देखने आ रहे थे? मेरे पास डेली 5 से 6 मरीज आ जाते हैं, क्योंकि अभी न्यू पोस्टिंग है, धीरे धीरे फिर और आएंगे। सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पर किस चीज की समस्या है? यहाँ पर एक्चुअली ये जो जोन है वो बहुत एंडेमिक है फ्लोरोसिस के कारण, क्योंकि पानी खराब है, फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरोसिस के मरीज बहुत ज्यादा हैं। और ओरल हाइजीन उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो पेरियोडोंटाइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे। मतलब बहुत लोग यहाँ पर गुटखा खाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उससे ओरल हाइजीन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है, और यही सब की वजह से ज्यादा परेशानी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ पर सर ये क्या है? NLEP ऑफिस। ये लेप्रोसी के लिए है। लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़ का बीमारी, कुष्ठ का बीमारी। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम तरुण कुमार विश्वास है और मैं यहाँ पे पैरामेडिकल वर्कर हूँ। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसको मैं देखता हूँ। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं जिनके पाँव में जो है सूनापन हो जाता है, शरीर में कैसा भी सूनापन रहता है, तो उनको मेरी तरफ से हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, सर के द्वारा दिखाते हैं और उनका MDT के द्वारा इलाज होता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, महीने में आपके पास यहाँ पर कितने मरीज आते हैं? मेरे पास अभी जो रजिस्टर्ड पेशेंट है इस साल वो करीब 49 पेशेंट हैं और 1-2 पेशेंट डेली ही मेरे पास में आते हैं, रिविजिट करते हैं, क्योंकि उनको कोई तकलीफ भी होती है तो वो हम लोग फिर काउंसलिंग करते हैं, उनको चप्पल ले देते हैं और सेल्फ केयर किट वगैरह भी देते हैं। कभी कभी पाँव हाथ पैर में घाव भी हो जाता है और घर भी जाते हैं उनको समझाते हैं। उनके घर के आसपास भी अगर कोई मरीज मिलता है तो वो भी हम लोग खोजते हैं। और साथ में जो हमारे चलन जो डॉक्टर हैं वो भी इसमें हमारी जो है सहायता करते हैं, मरीज वो भी हमको बताते हैं। और इन कुष्ठ के रोगियों को हम लोग जो है 500 रुपये महीने भी देते हैं, सरकार की तरफ से आता है। जो वैसे इस बीमारी को ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए, इस बीमारी की जो दवा होती है वो 6 महीने और 12 महीने खाई जाती है। जो ME पेशेंट होते हैं उनको हम लोग 12 महीने दवा देते हैं और जो PV पेशेंट होते हैं उनको 6 महीने दवा देते हैं, जिससे कुष्ठ की बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन गरीबी के चलते या इम्यूनिटी कम होने की वजह से काफ़ी मरीजों को दिक्कतें भी आती हैं, उसके लिए हम लोग उनको बराबर सहायता करते रहते हैं।
कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रेसी भी कहा जाता है, एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करती है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्राए नाम के एक जीवाणु से फैलती है, लेकिन यह उतनी तेजी से नहीं फैलती जितना लोग समझते हैं। लंबे समय तक इलाज न मिलने पर शरीर में सूनपन, घाव और विकलांगता हो सकती है, लेकिन समय पर पहचान और दवा से यह पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। आज सरकारी अस्पतालों में इसका मुफ्त इलाज उपलब्ध है। जरूरत है सिर्फ जागरूकता और सही समय पर जाँच की। तो सर यहाँ पर साफ सफाई हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आमतौर पर मैं गढ़वा का भी सरकारी अस्पताल में गया हूँ और भी बहुत जगह पे गया हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई का इतना समुचित व्यवस्था नहीं होता। आप इतना साफ सफाई इसको कैसे रख पा रहे हैं इस जगह को? स्वास्थ्य विभाग में मेरा मानना है, खासकर अस्पताल में साफ सफाई अगर नहीं रहेगा तो पेशेंट और बीमार पड़ेगा। तो साफ सफाई पर मेरा खास ध्यान रहता है। यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि आप सफाई हमेशा करना है, सुबह शाम करना है। सुबह शाम पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा, सारा कुछ होगा। और वैसे फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ लोग हैं जो कोना में थूक देते हैं। हाँ, वैसे लोगों पर आप कुछ कार्रवाई कीजिए। हम उसके लिए कई बार जागरूक लोगों को करते हैं टाइम टू टाइम। करने से कुछ नहीं होगा, हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई करना है। हाँ, चालान का भी हम लोग सिस्टम रखे हैं। हाँ। इवन गार्ड लोग को इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई आए तो आप लोग गेट के अंदर ही नहीं घुसने दें। उन लोग को पहले कर दे कि आप जाके गुटखा पान पहले बाहर ठूके, उसके बाद ही इंटर करना है। फिर भी कई लोग साफ सफाई में मेरे को एक भी जगह पे कचरा कहीं नहीं दिखा, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कोई लोग थूक दिया है। हाँ, वो मिल, हाँ, वो मिल रहा है वो चीज। हाँ, हम लोग उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लिखे हुए भी हैं। हाँ, लिखे हुए भी हैं। जरूरी ये है कि उसको पकड़ा जाए एकदम, वैसे लोगों एकदम। यहाँ पर आपका रिसेप्शन है, तो यहाँ पर क्या चार्ज वगैरह भी लिया जाता है? जैसे पर्ची बनता है तो? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। यहाँ पर लग रहा है सप्लाई भी आया है। किस चीज का सप्लाई आया है? ये सब फैमिली प्लानिंग का है। फैमिली में जो कॉन्डम हुआ, ये सब हुआ, माला डी हुआ, ये सब सारा कुछ आया हुआ है अभी जिला से। तो ये सब जनसंख्या नियोजन के लिए ये सब सरकार आयोजन करते रहती है हमेशा। तो अकाउंटिंग का यहाँ पर सारा काम होता है। तो आपको साल भर में यहाँ के लिए बजट कितना मिलता है, इस बारे में आप जानकारी शेयर करना चाहिएगा? कोई फिक्स बजट है सर? फिक्स बजट नहीं है। सरकार से हमेशा योजना कुछ न कुछ आते रहता है, वो पेमेंट उसका होते रहता है। आप यहाँ पर ड्यूटी कब से कब तक करते हैं? हम तो यहाँ से 10 बजे से 5 बजे तक हैं। 10 बजे से 5 बजे जी। यहाँ पर आपको काम करके मन लग रहा है? एकदम। कब से हैं आप इस फील्ड में? हम यहाँ 2015 से यहाँ आए हुए। 2015 से। और इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले 2008 में हम लोग का बहाली हुआ है, लेकिन हम लोग इस पे चाईबासा में थे हम लोग जी। तो यहाँ पर आप ट्रांसफर हो गए हैं जी। ठीक है, आप काम कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं सर? आपको ले चलते हैं कैजुअलिटी में, वहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फार्मेसी भी है आपका। हाँ, उसमें किस तरीके से वहाँ मरीजों से भी एक दो से बात कर लेते हैं, उनको क्या परेशानी है। सकते हैं परिवार नियोजन परामर्श केंद्र है जो ट्यूबलाइजेशन के लिए आई हुई है। आज कितनी केस है? 6 केस है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा, मध्याकरण जो कि हिंदी में बोलते हैं। तो हर महीने आपके पास कितना केस आता हो कम से कम? मेरे पास मिनिमम 25-30 और उससे भी नहीं, हर सब मंगल शुक्र। कभी कभी अभी मेरे यहाँ टोटल आपका 853 हुआ है महिला बंध्याकरण। तो ये सब योजना को सरकार का चलाने के पीछे का आप कुछ अगर कारण बताना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन कोई लोग होते हैं कि परिवार को कम बढ़ाते हैं, कोई ज्यादा बढ़ाता है। ये क्या शिक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, पर मेनली है सरकार का कि जो जनसंख्या नियंत्रण कर सके, और दूसरा हेल्थ, जो महिला का जैसे 3 बच्चा 4 बच्चा है तो उसका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी इफेक्ट कर रहा है, तो स्वास्थ्य को भी देखते हैं। चलते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा महिलाओं को। ग्रामीण क्षेत्र में यही हो रहा है। आप यहाँ पर किस चीज का इलाज कराने आई थी? ऑपरेशन हुई थी। हाँ। फिर दवा वगैरह यहाँ पर मिल जा रहा है? हाँ, मिला था। हाँ। अब फिर दवाई सिरा जाने के बाद बोले थे कि कुछ दिक्कत होगा तो आके बीच में चेक करा लेना। क्या इस अस्पताल के सेवा से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। हाँ, हम लोग का घर दूरी है, ऑपरेशन होने शुरू बार आए थे, अब दूसरी बार आई हूँ। तो मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से हो जा रहा है? हाँ, हो भी किया अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं सरकारी अस्पताल से भी आप लोग संतुष्ट हैं। इसके बात के लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। सर, ये क्या है? ये आई के लिए है। आई हाँ। का चेकअप वगैरह यहाँ पर होता है। तो सर, आपके पास महीना में कितना पेशेंट? मेरे महीना में करीब 150 से 200। 150 से 200। सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को किस चीज की परेशानी है? सर, सबसे ज़्यादा तो ये रिफ्रैक्टिव एरर वाले पेशेंट आते हैं जिनको कि चश्मा की दिक्कत होती है। मोतियाबिंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोतियाबिंद का पेशेंट है, अच्छा खासा पेशेंट है। और एक चीज मोतियाबिंद पे अब याद आया तो एक चीज बता दूं, ये पूरे पलामू प्रमंडल में एक
लौता CSC है जो कि इस साल 60 मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क कराया है। आपको पूरे जिला में कहीं भी कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इवन सदर अस्पताल भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं। अच्छा, मेरे एक सवाल है, सदर अस्पताल और ये आपका CSC डिफरेंस क्या है? सदर अस्पताल पूरे डिस्ट्रिक्ट का बड़ा है, जाहिर सी बात है, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह सारा कुछ आपको मिलेंगे, और जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होते। लेकिन आप उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात के लिए आपका तारीफ हम करेंगे। तो मोतियाबिंद का मतलब, कहने का मतलब, कहीं ऑपरेशन नहीं हुआ था, आप कराए हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब आप ऑपरेशन कराएं तो इससे लोगों को यहाँ पर ज्यादा समस्या था क्या मोतियाबिंद का? ज्यादा समस्या हर फील्ड में, हर जगह, हर क्षेत्र में है, पर मैं देखा कि उन लोगों को इसके लिए गढ़वा जाना पड़ रहा है, डाल्टनगंज जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसका व्यवस्था कराया कि यहाँ की जनता बहुत गरीब जनता है, उन लोगों को जाना नहीं पड़े, दूर नहीं जाना पड़े, इवन उन लोगों के पास भाड़ा नहीं होता है, इसीलिए मैं ये सब देखते हुए यहाँ व्यवस्था किया। बाहर की टीम आई, डॉक्टर किए, सारा कुछ हुआ, 60 ऑपरेशन हम लोग कराए। तो आपको क्या लगता है आगे भी आप इस योजना को कीजिएगा? एकदम करेंगे, ये हमेशा अब चलता रहेगा। इस साइड क्या है, हम लोग का बाहर जाने की व्यवस्था है ना, यहाँ पर रैंप भी बना हुआ है, हम देख सकते हैं कि व्हील चेयर से अगर जो लोग जाएंगे तो रैंप बना हुआ है। और पानी का व्यवस्था भी आप इधर दिखा सकते हैं, RO लगा हुआ है, चलता है। हाँ, एकदम। बहुत सारा अस्पताल हम देखे कि नहीं चलता है, अभी टेस्ट हो रहा है, लाइव टेस्टिंग इधर दिखा दिया जाए। हाँ, चल रहा है। ठंडा पानी आने का भी है व्यवस्था, ठंडा पानी का भी यहाँ पर व्यवस्था। इस तरफ हम लोग चलते हैं सर, इस तरफ क्या है? इस चीज का भी वैक्सीनेशन चल रहा है यहाँ पे। 0 माह से लेकर के 5 साल तक का बच्चों को टीकाकरण होता है। आपको किस चीज का भी सुई लगा है? डिलीवरी। तो इस साइड आपका पास सारा डीप फ्रीजर है ना, बहुत सारे वैक्सीन को फ्रीजिंग का भी जरूरत होता है, तो अभी यहाँ पर किस किस चीज का वैक्सीन? सारे जो बच्चों जो 0 से लेकर के 10 साल तक का जितना भी वैक्सीन जो पड़ता है बच्चों को, वो सारा वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे हम कि क्या आपके पास ये स्नेक वेनम का वैक्सीन वगैरह है? हाँ, सांप है। काटने पर हाँ, बहुत हम रंका में सुनते हैं हमेशा, देखिएगा अखबार में पहले पटा रहता था। नहीं, पहले था, मेरे आने से पहले। हाँ, बहुत पढ़ते हाँ, थे, लेकिन आजकल कुछ 1-1.5 साल से हम नहीं देख रहे कि अखबार में आ रहा है। हाँ, वो मैंने अब आने के बाद इसका प्रॉपर वैक्सीन रखना, वैक्सीन रहता है आपके पास अवेलेबल? हाँ, अवेलेबल भी रहता है और लोगों को लगता भी है। रेबीज के बारे में आपका क्या? रेबीज का भी है, अच्छा खासा केसेस है, पेशेंट आते हैं और लोगों का भी वैक्सीन है, वो लगता है। तो अभी हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं सर? ये माइनर ओटी है, और यहाँ एक्सीडेंटल केस वगैरह जो भी आते हैं उन लोग का यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ होता है। माइनर ओटी। तो आप यहाँ पे काम करते हैं, कितना केस आ जाता होगा दिन में? एक्सीडेंट के ऊपर है 2-4-5 डेली आ जा रहा है केस। 2-3 तो हमेशा आ रहा है। एक्सीडेंट गाड़ी हो गया तो ज्यादा। बाइक क्या वजह से? हाँ, बाइक से। ऑटो का। अभी हम लोग अस्पताल में ही आगे घूम रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये किस चीज का वार्ड है सर? ये कैजुअलिटी है, जो मतलब जो इमरजेंसी पेशेंट जो आता है उन लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। आप तो यहाँ पर मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, इसका वजह क्या? ऑक्सीजन सप्लाई में है। सप्लाई में? हाँ, माइक का मैं। हाँ, उसके अलावा भी ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग रखे हुए हैं इमरजेंसी में, कि बाई चांस सप्लाई में नहीं आ पा रहा है, खत्म हो गया एक तो हम लोग वो करते हैं। तो हम बहुत जगह, बहुत कम अस्पताल में देखे हैं, बड़ा प्राइवेट अस्पताल में 1-2 में देखे हैं। हाँ, ये आपको जिला में हमको लगता है सिर्फ गढ़वाही में, रंका में ही मिलेगा, जो कि पूरा सेंट्रलाइज सप्लाई है ऑक्सीजन का। ऐसा हम पता है कब देखे थे? बहुत बचपन में हम फिल्म देखते थे हॉलीवुड का, तो उसमें गैस जो होता, गैस का पाइपलाइन होता था। हम पहला बार यहाँ पर पाइपलाइन देख रहे हैं। हमारे गढ़वा में भी आप ऑक्सीजन के लिए ऐसा पाइपलाइन का सुविधा किया। और ये किस तरीके का? ये मॉनिटर है जिसमें हार्ट रेट, बीपी, सैचुरेशन सारा कुछ। इसमें यहाँ पर आपको कितना केस आ जाता होगा कभी? डेली आ जाता है 3-4। हाँ, डेली 3-4 आते हैं। बड़ा एक्सीडेंट मतलब हो जाता है? हाँ, एक्सीडेंटल आते हैं, या फिर किसी को डायरिया का पेशेंट है, वो सब पेशेंट आया, या फिर पॉइजनिंग वाला पेशेंट आया, वो सब सारा कुछ। अच्छा, आपको ड्यूटी पे आना ज्यादा अच्छा लगता है कि घर पे रह के आना? ड्यूटी, ऑब्वियस ड्यूटी। हमेशा ड्यूटी? हाँ, ड्यूटी डेली, और मैं डेली आता हूँ। अगर किसी दिन बाई चांस किसी काम की वजह से नहीं आ पाया तो मुझे लगता है कि आज क्या हालत होगी रंका अस्पताल का, तो ये सोच के बड़ा वो लगता है। अभी हम लोग सीढ़ी की तरफ चल रहे हैं, ऐसा है कुछ हालात यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग।
काफी साफ सफाई है, कहीं पे कचरा नहीं दिखाई दे रहा है। हमको लग रहा है कहीं मेरा आने की वजह से तो साफ सफाई नहीं, आप कभी भी आइएगा, आपको हमेशा साफ सुथरा हमेशा मिलेगा। देखिए, मजाक अपनी जगह पे लेकिन काम अपनी जगह पर। जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, अस्पताल होता है, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज होता है तो हाइजीन होता है। बिना साफ सफाई के आप किसी भी मरीज का इलाज करने जाइएगा तो वो नहीं होगा। आपको पता है कि 17वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के समय पे जब लोगों को बोला जाता था ना कि हाथ धो लीजिए, तो लोग गलत मान जाते थे उस चीज को लेके कि हाथ धोने में से बीमारी खत्म हो जाएगा। ऐसा कहानी था कि नहीं सर? पढ़े होंगे मीडिया। एकदम उसमें क्या होता था कि हाथ नहीं धोना, ये सब, इसकी वजह से बहुत बड़ा बीमारी हुआ है, प्लेग वगैरह बहुत कुछ होता है। एक समय यूरोप में हाथ धोना जरूरी नहीं माना जाता था, बल्कि कुछ लोग इसे गलत भी समझते थे। 19वीं सदी में इग्नाज सेमलवाइज नाम के एक डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ हाथ धोने से मरीजों की मौतें कम हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय के डॉक्टर ही उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा, अस्पतालों में संक्रमण फैलता रहा और हजारों लोग सिर्फ साफ सफाई की कमी के कारण जान गंवाते रहे। आज जो हाथ धोना एक सामान्य आदत है, वो कभी एक अनसुनी सच्चाई थी जिसे समझने में दुनिया को सालों लग गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे क्या है सर? आप देख रहे होंगे दीवार पे भी हम लोगों का जागरूकता के लिए लगाया हुआ है, ताकि पेशेंट जो आए उन लोग को उसके बारे में नॉलेज हो। सारा कुछ बहुत कुछ लगा हुआ है जी। जैसे यही है फैमिली प्लानिंग के लिए लिखा हुआ है, डिस्चार्ज परामर्श है। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि फैमिली प्लानिंग के बारे में आप लोग काउंसलिंग वगैरह देते हैं यहाँ पे? हाँ, काउंसलिंग भी होता है, टाइम टू टाइम काउंसलिंग भी होता है। क्योंकि लोगों को पकड़ के जबरदस्ती करने से अच्छा उनको समझाया। नहीं, काउंसलिंग होती है और अपनी मर्जी से पेशेंट यहाँ आता है ऑपरेशन के लिए। नहीं तो आपको भी पता है इंदिरा गांधी के समय पे क्या हुआ था, उस स्टोरी को बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं वैसा। आपका नाम क्या हुआ? किरण यादव। आप यहाँ पर क्या देखती हैं, क्या काम करती हैं? हम स्टाफ नर्स हैं, यहाँ पर लेबर पेशेंट देखते हैं, डिलीवरी पेशेंट देखते हैं, ऑपरेशन पेशेंट भी देखते हैं, जनरल वार्ड भी देखते हैं। हाँ। आपके पास डेली कितना केस आता है? डेली लगभग डिलीवरी 8 से 10 डिलीवरी पेशेंट हो जाता है लगभग। और ऑपरेशन तो अभी तक मतलब पखवाड़ा स्टार्ट होने से लेकर अभी तक 800 प्लस हो चुका है। और नीचे भी जनरल वार्ड लगभग काफ़ी आते हैं। तो सर यहाँ पर आप हमको क्या दिखाने वाले हैं? ये एक फीमेल वार्ड है। तो हम आपको फीमेल वार्ड जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पेशेंट भर्ती होती है, जैसे यही पेशेंट है जिसकी डिलीवरी हो गई है, लेटी हुई है। तो यहाँ पर आप सर बच्चा का फोटो लगा के रखे हैं महिलाओं के लिए। बहुत घर में और बहुत लोग मानते हैं कि हाँ, कि जब महिला बच्चे को जन्म देती हैं तो जननी होती हैं, माता होती हैं, तो उनको मतलब बच्चा देखने से एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो आप ये सोच के लगाएं। वही सरकार नहीं लगाया। सरकार ने, ये मेरे तरफ से सजावट है। एक्चुअली पहले जमाना या अभी भी लोग हैं कि अपने घर में जब प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो खूबसूरत बच्चों का लगाया जाता है, इसलिए कि मेरा बच्चा भी जब होगा तो इसी तरह से होगा। तो यही कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पे लगाया हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी आएंगी, जब यहाँ भर्ती रहेंगी तो उनमें एक अच्छा सोच आएगा कि मेरा बच्चा भी इसी तरह से। कितना बेड वाला वार्ड है ये? एक बार कैमरा को घुमा के सब तरफ दिखा दिया जाए। कितना बेड वाला वार्ड? टोटल 30 बेडेड ये हॉस्पिटल है। हाँ, सामुदायिक जो डिलीवरी वार्ड 2 3 4 5 10 बेड का है। 10 बेड का आपको भी 10 बेड का फीमेल वार्ड। अच्छा, आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, रुक के हम लोग बात करते हैं कि आपके आज तक के करियर में सबसे कठिन केस और कब आया? सबसे मुश्किल केस कुछ तो ऐसा होगा ना कहानी। हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ सुनाने को होता है। मेरा पास तो 2-4 कहानी। सबसे मुश्किल केस मुझे अगर देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सजाने में मेरी सबसे बड़ी चुनौती रही थी कि इसको हम कैसे करें कि जिला लेवल पे, झारखंड लेवल पर इसका एक नाम बने। और उसी चीज को लेते हुए मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंग का एक अलग पहचान बना के निकले। चलिए, तो अभी हम लोग फिर अब आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे आप क्या दिखाने वाले? मैं यहाँ का आपको ऑपरेशन थिएटर दिखाऊंगा जो कि मॉड्यूलर ओटी है, जो कि आपको पूरे जिला में कहीं मतलब कि नहीं मिलेगा। देखो, आप देख सकते हैं। यहाँ जाने से पहले हाँ, साफ सफाई भी चाहिए ना? हाँ, शूज उतार करके। हाँ, तो हम लोग भी नहीं जान नियम का पालन करेंगे। आइए यहाँ पे आपको हाँ, इधर लाया जाए कैमरा। हाँ, देखिए स्लीपर रखने के लिए बना हुआ है। तो हम लोग भी कुछ पहन ले। हाँ, पहन ले एकदम। मेरा जूता खुलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हमको। यहाँ हर कदम
सिर्फ चलने के लिए नहीं होता बल्कि संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी भी साथ लेकर चलता है। ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश से पहले ये छोटे छोटे नियम ही मरीज की सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल बनते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी और खतरे के बीच की फर्क बन सकती है। बहुत सारे सरकारी अस्पताल में आप देखिएगा जूता चप्पल पहन के ही ओटी में घुस जाना। मैं इसके लिए एकदम मेन होता है हाइजीन, और पैर में इंसान का सबसे ज्यादा कहीं से एकदम गंदगी लगेगा एकदम, इसीलिए मैं पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता हूँ। और पूरा एयर कंडीशन है और ये लगा हुआ है। किस किस चीज का ऑपरेशन होता है यहाँ? एक तो बंध्याकरण का ऑपरेशन होता है, दूसरा भीतर इन लोग आने से हम मना करके रखे हैं, जूम करके कैमरा से वो लोग काम चला लेंगे। चलिए बताइए। बंध्याकरण का ऑपरेशन हो गया, फिर हाइड्रोसिल वगैरह का ऑपरेशन हो गया, फिर अगर आपको ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह है, बड़ा केसेस है, उसको पूरा हम लोगों को सिलना है पूरा, तो वो सब हम लोग शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। वो लोकल ऑक्सीजन मशीन है ना वो भी? हाँ, ऑक्सीजन मशीन है। और उसके नीचे कौन सा मशीन है? मॉनिटर लगा हुआ है, वो सक्शन है। जैसे आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो ब्लड जो निकलता है ना, उसको वो करने के लिए इसी ऑपरेशन थिएटर में मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हुआ। इसी ऑपरेशन थिएटर में मोतियाबिंद का भी? हाँ, 60 जो कि हम लोग कराए। तो अभी हम लोग ऑपरेशन थिएटर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? NBSU में जो न्यूली बॉर्न बच्चा होता है उसको हम लोग रखते हैं। हम लोग सर देख सकते हैं आप, एक बच्चा भी है। अभी थोड़ा सा कैमरा जूम कर लिया, वो बच्चा अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। हाँ, रो रहा है अभी। तो यहाँ कितने बच्चों की व्यवस्था है सर? 3-4 बच्चों की व्यवस्था है। ये बेबी वार्मर है ताकि बच्चे जो होते हैं माँ के दूध में गर्माहट खोजते हैं। जी जी। तुरंत अगर जन्मजात बच्चा है जो जन्म लेता है तो ऐसा कुछ है। यहाँ का साफ सफाई काफी अच्छा है। अच्छा सर, आप बच्चा के लिए वेंटिलेटर ये सब यहाँ पर कुछ सुविधा है? नहीं, वेंटिलेटर नहीं। ये NBSU है ना, NICU नहीं। NICU जैसे सदर में है, ये NBSU है। NBSU में वेंटिलेटर नहीं रहता। सदर अस्पताल फिर यहाँ से रेफर हो जाता है बच्चा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अस्पताल के मीटिंग रूम में। तो सर बताइए इस मीटिंग रूम के बारे में। ये मीटिंग रूम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका का। और आप मीटिंग हॉल देख करके, आप भी बहुत जगह गए हुए हैं, किसी सरकारी अस्पताल में ऐसा मीटिंग हॉल भी आपको नहीं मिलेगा। ये अपना खुद का अथक प्रयास से ये मैं यहाँ स्टेब्लिश किया हूँ, यहाँ का मीटिंग हॉल। ये मशीन वगैरह आप लगा के रखे हैं, इसमें क्या होता है ये पता है? क्या लगेगा? जैसे PC जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट TM वगैरह, उनके ऑफिस में होता है इस तरह की व्यवस्था। ये सारे लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा मानना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई केसेस आए उस पर डिस्कशन करना है, तो पैनल बैठ गया, पूरी टीम बैठ गई और उस पर डिस्कशन हो। क्योंकि अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हम उसमें और उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीटिंग रूम होना अति आवश्यक है ताकि काम को और बेहतर कर सके। अच्छा, इसी के साथ एक और आपसे सवाल हम पूछ ही लेते हैं। मोबाइल चलाना ज्यादा पसंद है आपका? दोनों, क्योंकि मैक्सिमम काम अभी मोबाइल में हो जाता है। कुछ भी सर्च मारना है, गूगल में आदमी खोलता है और सर्च मार लेता है। फिल्म देखना ज्यादा पसंद है यूट्यूब? फिल्म बहुत कम देखता हूँ। आखिरी बार आप कौन सा फिल्म देखे थे? अभी रेस्टोरेंट में देखा था, वो बहुत साल के बाद सिनेमा हॉल में जाके, धुरंधर मूवी। और सर उसी का अपना कॉलर ट्यून लगा के रखे हुए हैं, तो आप भी किसी कारवां का तलाश नहीं न कर रहे हैं कि यहाँ से भटक के आपको और कहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस अस्पताल को आप कीजिए। अब कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने का। बस मेरा मानना है आप जहाँ रहिए अच्छे से काम कीजिए, ताकि आपके जाने के बाद वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक आपको याद करे कि वो सर थे तो बहुत अच्छा काम किए। तो आज भी खुशी मिलती है, लोग बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आखिरी नहीं है अभी, तो और भी सवाल करेंगे। आपके पास इस अस्पताल में कितना पावर है? कहने का मतलब है कि आप इस अस्पताल का क्या क्या चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ की मैनेजमेंट इन द सेंस, मैनेजमेंट जो भी डॉक्टर्स यहाँ पोस्टेड हैं या जो भी स्टाफ यहाँ पोस्टेड है, उनका ड्यूटी कैसे लगेगा, वो सब सारा कुछ। और फिर जो भी फंड आती है उसका सही से यूटिलाइजेशन, कहाँ आपको किस सामान लेना है, क्या चीज़ लेना है, वो सब सारा चीज़। और इसके अलावा तो इतना तो नहीं है कि जो डॉक्टर बाहर हैं उनको बुला लूँ, वो तो जिला लेवल पे या स्टेट लेवल पे होता है। तो मैं आपको अगर इस अस्पताल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है अभी, तो डॉक्टर्स की जरूरत है। सरकार तो कह रहा है कि वैकेंसी खाली।
नहीं, वैकेंसी अभी फिर निकला हुआ है, अभी रेसेंट में फिर वैकेंसी निकला हुआ है और अभी कुछ हो सकता कितने डॉक्टर्स की जरूरत? कम से कम 5 से 6 डॉक्टर्स की जरूरत है। 5 से 6 डॉक्टर किस किस फील्ड? मिनिमम किस किस फील्ड में? MBBS डॉक्टर्स। MBBS डॉक्टर्स। हाँ। तो क्या लगता है उतना मिलने के बाद आप इस हॉस्पिटल को स्टेट लेवल में नंबर 1 बना दीजिए? एकदम बहुत हद तक हम लोग अच्छा करेंगे फिर उसके बाद। चलिए, तो अभी मैं इस अस्पताल के एक सेक्शन में हूँ। यहाँ पर अलग अलग रंग के डस्टबिन रखे हुए हैं। हर एक रंग के बारे में वहाँ ऊपर बताया हुआ है। जैसे ब्लैक में सामान्य अपशिष्ट जाएगा, पीला में जाएगा, बहुत अलग अलग तरीके के अपशिष्टों के बारे में बताएगा। अपशिष्ट का मतलब इन द सेंस कि कूड़ा कचड़ा। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस अस्पताल की छत पे। सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ सोलर पैनल लग रहा है, लगने वाला है। हाँ। आप इसको क्या कहते हैं? फ्रेम। हाँ, फ्रेमिंग बैठा दिया है। सोलर प्लेट आएगा और ये सारा वो लगेगा। लगभग पूरे अस्पताल में 50 kV का सोलर प्लेट लग रहा है। 50 kV देखा जाए तो अगर 1 kV में आपका 1000 वाट होता है, यानी कि 50,000 वाट का। तो इससे अस्पताल का कितना बिजली का खपत को? बहुत हद तक हम लोग इससे मेंटेन कर लेंगे। तो जो एक लाइन कटने पे जो तेल का, उसमें हम लोग बहुत हद तक बचत कर लेंगे। दिन में ही ना हो पाएगा क्योंकि स्टोरेज आप कैसे कीजिएगा इसको? नहीं, दिन के अलावा इतना बैकअप रहेगा। बैटरी भी है। हाँ, बैटरी भी है ना। हाँ, बैटरी भी है। सारा कुछ तो उतना बैकअप दे देगा। अस्पताल का वेंटिलेटर भी है, देख सकते हैं। और वो सब पानी टंकी अस्पताल के लिए है ना? हाँ, सारा पानी टंकी। काफी छत को भी आप साफ सुथरा रखे हैं, वरना तो छत का हालात बहुत अजीब हो जाता है कभी कभी। और कहने का मतलब है, आपसे एक और हम सवाल करना चाहेंगे कि आपको क्या चीज इतना प्रेरित करता है कि आप इस तरीके के काम कर पा रहे हैं? एक्चुअली मेरा शुरू से मेरा परिवार, मेरा घर हमेशा परिवार। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर असजद अंसारी हुआ। मेरे पिता डॉक्टर यासिर अंसारी, जो कि यहाँ की वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी रहे हैं। मैं उनका छोटा बेटा हूँ और वो शुरू से समाज सेवा में रहे, तो उनको देख करके एक कहते हैं ना, विरासत में मिली है समाज सेवा करना। तो उसी को लेकर के मैं एक समाज सेवा के रूप में अपना टाइम मैक्सिमम अस्पताल में देता हूं और अस्पताल को सजाने और संवारने में लगा हूं कि ताकि यहाँ के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। और एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा बीता? बचपन शुरू से मेरा गढ़वा ही बीता। मेरी पढ़ाई लिखाई गढ़वा में हुई। फिर उसके बाद यहाँ मैट्रिक में गोविंद हाई स्कूल से किया और मैट्रिक करने के बाद फिर गौसनर कॉलेज में ISC किया रांची से। और फिर उसके बाद तैयारी करने के लिए मेडिकल का पटना में, और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में। बहुत सारे आजकल के छात्र हैं कि जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं को डॉक्टर बनना है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेहनत करें, लगे रहें। कोई भी चीज लगे रहने से, अगर आप चाह लेंगे कि हमको ये करना ही करना है, तो वो होता है। मेरे खुद के मित्र हैं कि जो पिछले करीब मैं देख रहा हूँ कि 7 साल या 8 साल हो गया है, अभी तक तैयारी कर रहे हैं। पर इतना भी पीछे नहीं लगा रहना। मेरा पर्सनल है कि इतना भी पीछे नहीं लगा रहना। अगर आपका उसमें नहीं हो रहा है तो आप कोई लाइन चेंज कीजिए। हो सकता है आपकी किस्मत कहीं और लिखी हो, आप उसमें बेहतर कीजिएगा। अब तो ऐसा युग आ गया है कि इतनी फील्ड आ गए हैं कि आप बहुत सारे फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। जैसे आप मेरे को ही ले लीजिए, हम सोशल मीडिया के फील्ड में शुरू से एक्टिव थे। मेरा भी सपना था कि एक दिन हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जो है मेरा सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो है फिजिक्स बहुत कमजोर था और बायो में भी मेरा वही हालात था। तो मेन है कि आप स्टूडेंट को एक बस सलाह देना चाहिएगा, जो अगर मान के चलिए जो एकदम चाह रहा है कि हाँ कर लेगा, वो जिसको स्वास्थ्य क्षेत्र में ही आना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आना है तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आपको बनना क्या है। डॉक्टर्स बनना है कि आपको ANM बनना है कि फार्मासिस्ट बनना है कि लैब टेक्नीशियन बनना है। तो उसी व्यू में पहले से तैयारी कीजिए, उसके पढ़ाई कीजिए, उसकी डिग्री लीजिए और फिर उस क्षेत्र में कीजिए। तो अभी अस्पताल के हम लोग मेन गैलरी में हैं, यहीं से सब कुछ का शुरुआत होता है। तो सर यहाँ पर बहुत सारे किस्म के पोस्टर लगे हुए हैं, ये सब किस चीज के बारे में? ये बताते चाहिए। हाँ, ये जानकारी दिया जा रहा है पेशेंट को कि इस चीज के लिए ये चीज आप प्रिकॉशन लीजिए। एक तरह से सबसे पहले पोस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये किस चीज का है? ये हाँ, फ्री चेकअप के लिए। डायबिटीज BP से बचने के लिए फ्री चेकअप कराएं। मुंह में कैंसर है, बच्चेदानी में कैंसर है, स्तन का कैंसर है, वो सब के लिए कैसे है, वो सब के लिए वो दिया हुआ है एक जानकारी। ये क्या है? ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। मतलब जच्चा बच्चा को? हाँ, जच्चा बच्चा का। ये क्या है?
ये रोस्टर हो गया डॉक्टर्स का, हाँ। जिसमें कि आप देख सकते हैं डॉक्टर्स का नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है कि ताकि पेशेंट आए अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं हो। कभी ऐसा तो नहीं ना होता कि कोई आया पेशेंट और रात को फोन करके किसी डॉक्टर को परेशान कर दिया? नहीं, जनरली डॉक्टर यहाँ रहते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को नया देखने को मिल रहा है मुंह के स्वास्थ्य की शुरुआत बच्चों के हाँ यहाँ पर। हाँ, ये सब जानकारी है कि बच्चों का मुंह का कैसे आप उसका वो करें, सारा कुछ। और ये है आपका क्या कहते हैं, सूचना पटल? हाँ, सूचना नोटिस बोर्ड हो गया। नोटिस बोर्ड है जी। जन्म प्रमाण पत्र से लेके सब कुछ। और इस तरफ दिखाया जाए तो यहाँ भी डस्टबिन का व्यवस्था किया हुआ है, और इस तरफ भी काफी भांति भांति के पोस्टर्स वगैरह हैं। और यहाँ पर सर आपके पास है डिजिटल अटेंडेंस बोर्ड, है ना? इस पे हम अंगूठा लगाएंगे तो मेरा भी हो जाएगा सैलरी क्रेडिट। हाँ, तो ऐसा कुछ है। सब कुछ धीरे धीरे आधुनिक होते जा रहा है, और यही आधुनिकता की ये शुरुआत है। और यहाँ पर सहिया लोग के बारे में लिखा हुआ है, कुछ सहियाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की विवरण। ये किस किस चीज में सहिया को प्रोत्साहन राशि मिलता है? ये सर अलग अलग चीज के लिए है, सबके लिए, महिला बंध्याकरण के लिए हो, PPIUCD के लिए हो, तो इसी के लिए वो चार्ट बना हुआ है और दिखाया हुआ है। जैसे महिला बंध्याकरण के लिए जब पेशेंट वो लेके आती है तो उसका प्रोत्साहन राशि जैसे 200 रुपया है। उसी तरह से NSB के लिए है। NSB जो पुरुष का वो होता है, उसके लिए ये हो गया 300 रुपया। उसी तरह से PPIUCD जैसे वो प्रिकॉशन जो होता है प्रेगनेंसी का, वो सब के लिए 100। तो इसी तरह से बना हुआ है सारा कुछ। एक लोगों में पारदर्शिता भी रहे, जागरूकता भी रहे, लोगों को पता चले कि कितना मिल रहा है। तो ऐसा कुछ था। ये पूरा अस्पताल आपको घुमा दिया। अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस को भी दिखा देते। वैसे आपके पास अभी कितने एम्बुलेंस होंगे सर? 4 108 है। 4 108 है। और अस्पताल का कोई और वाहन और भी होगा ना कुछ? नहीं, एम्बुलेंस 4 ही हैं जो कि 108 के हैं। पर्सनल एम्बुलेंस अभी नहीं है। तो अभी हम लोग आपको एम्बुलेंस भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मेरे को एक और चीज देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये शिकायत पेटी, साथ ही साथ सुझाव पेटी, दोनों आप कह सकते हैं। अगर किसी को कुछ सजेशन देना है तो वो अपना लेटर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, जिसकी चाबी। ये शिकायत जो है किसके पास पहुँचता है? ये शिकायत मुझे डायरेक्ट मिलता है, मेरे पास चाबी रहती है, मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि कुछ शिकायत है। तो आज तक इसमें सबसे अजीब शिकायत? हाँ, 1-2 बार शिकायत आई है। वो पेशेंट को लेकर के और डिलीवरी को लेकर के हुआ है, तो फिर उसको फिर सॉल्व आउट कर दिया गया वो पेशेंट को। तो शिकायत भी लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि जहाँ पर सब कुछ ही अच्छा मिले, क्योंकि देखिए अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। कुछ अगर कहीं पर अच्छा तो कुछ बुरा होगा ही। हाँ, और हर बात में अगर देखा जाए तो हर एक इंसान का आप गलती भी नहीं मान सकते हैं। कई समय पर परिस्थिति भी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे मरीज शिकायत करते हैं कि उनका सुनवाई नहीं हो रहा है। तो देखिए, हर एक, अगर आप आ रहे हैं किसी भी अस्पताल में, तो ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हर चीज नियम के साथ ही होगा। आपको क्या लगता है? हाँ, कितना जरूरी है इस फील्ड में? एकदम नियम, खासकर हॉस्पिटल और स्कूल, ये बिना नियम का चलता ही नहीं है। नियम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। एक और मैं आपको यहाँ की खास चीज दिखाना चाहता हूँ। सेल्फ केयर किट भी यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, परिवार नियोजन के लिए बहुत सारा चीज यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे ये हो गया आपका कॉन्डोम्स वगैरह। यहाँ पर आपका हो गया गर्भ जांच किट, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ये HCG हार्मोन्स डिटेक्ट करता है, क्योंकि महिलाओं की यूरिन में वो चीज़ बढ़ जाता है काफ़ी मात्रा में, तो उसी हार्मोन को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसका बहुत सारा अल्टरनेटिव भी आता है ये तो, और ये सब सरकारी चीज़ है। और यहाँ पर देखा जाए तो ईजी पिल भी है, कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसको कहा जाता है, कि जो कि 72 घंटा के अंदर तक काम करता है अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो। और उसके बाद यहाँ पर उसी चीज़ का बहुत सारा लगाया हुआ है। आपके अस्पताल में ऐसा कितना होगा सर? बॉक्स एक, हाँ, एक यहाँ लगा हुआ है, एक अंदर में लगा हुआ है। हाँ। तो ये सब बॉक्स को आप लोग टाइम टाइम पर रिफिल भी करते होंगे? हाँ, रिफिल भी करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग को ये सब से चीज सुन के खराब लगता होगा, लेकिन देखिए, खराब लगने वाला कोई बात नहीं है। ये सब जो है हमारे समाज में है। अगर हम लोग अपने समाज में इन सब चीजों से भागेंगे तो आगे चल के हम लोग को और भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा HIV के बारे में आपकी क्या राय है? लगाने का ये मकसद ये हो जाता है कि कॉन्डोम मांगने में लोग झिझक करते हैं आज के समय में। तो यहाँ लगा हुआ है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना ले करके जा सकते हैं। और आपको क्या लगता है सर, HIV के बारे में आपका क्या सोच? HIV के भी पास कुछ केस होंगे ना यहाँ? यहाँ पे नहीं, चिनिया में 2 केसेस मिले थे लास्ट ईयर, और जिसको फिर रिपोर्टिंग वो कर दिया गया था और जिला भेज दिया गया था हम लोगों को। क्योंकि जो ये केस है, इसका अभी तक हम लोग के पास भी कोई इलाज नहीं है। आगे बढ़ जाने पर HIV के बाद एड्स हो जाता है ना,
उसके बाद कुछ इलाज नहीं है, तो ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन के लिए ये सब चीज़ आपको करना ही होगा, मेनली कॉन्डोम्स का इस्तेमाल और ये सब चीज़ों का। तो अभी यहाँ पर 2 एम्बुलेंस देखने के लिए मिल रहा है, बाकी 2 एम्बुलेंस लग रहा है कहीं गया हुआ है। हाँ, फील्ड में गया हुआ है कहीं ना तो कहीं। आइए एक एम्बुलेंस को दिखाया जाए भीतर से कि कैसा होता है ये। आप कह रहे थे कि ये सेंट्रलाइज होता है, मतलब कहीं से भी कॉल आता है तो हाँ, एम्बुलेंस चला जाता है। हाँ, 108 पे कॉल करने पर और वो मतलब ये सब बस आपके पास खड़े रहते हैं, लेकिन कहीं से भी अगर call हाँ, तो यहाँ जैसे available- हाँ, यहाँ जैसे CSC है, यहाँ पर रहेगा एम्बुलेंस, और इसको कॉल आएगा कहीं से भी कि कहीं कोई दुर्घटना हो गया या कहीं जरूरत है, तो 108 पे लोग कॉल करेगा पेशेंट, और वो वहाँ चला जाएगा उसको लेने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर साहब के ऑफिस में, और ऑफिस का ऐसा कुछ नज़ारा है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करना चाहेंगे। आप कुछ अंतिम में कहना चाहिएगा ऑडियंस? यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ चाह लें कि हमको ये काम करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। बेशक कई अड़चने आती हैं, उसके बावजूद आदमी करता ही है और कर ही लेता है। कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो राह अपने आप बन जाती है अगर आपने चाहत है कुछ करने का। तो उसी क्रम में मेरी पूरी कोशिश है सामुदायिक स्वास्थ्य रंका को और बेहतर बनाने का, और उसी क्रम में मैं काम कर रहा हूँ। और आने वाले वक्त में मैं आपसे एक वादा भी करता हूँ और लोगों को जानकारी भी दे रहा हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो अभी पाइपलाइन में हैं, और आने वाले वक्त में 6 महीने में बहुत कुछ और बदलाव रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिलेगा। बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत लोग आते हैं सरकारी अस्पतालों में, कभी कभी आपको मारपीट का भी घटना दिखेगा। स्वास्थ्य केंद्र में आके या अस्पतालों में आके बहुत सारे लोग डॉक्टरों से बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा, ये भी इंसान हैं और ये भी प्रोसेस के थ्रू ही काम करते हैं। ये किसी प्रोसेस से निकल के आपको एक तरीके से, क्या कहा जाए, आपको उस तरीके से सेवा नहीं दे सकते जिस तरीके से आप सोचते हैं, क्योंकि इनके हाथ में भी हर कुछ नहीं होता। इस बारे में बहुत बार देखते होंगे आप भी कि बदतमीजी वगैरह का घटना बहुत बार सामने आता है, और अस्पताल पर तो ऐसा आरोप लगते ही रहता है। ये होता है, कई बार होता है कि चिकित्सक के साथ मारपीट हो या फिर अभद्र भाषा का व्यवहार हो, इस टाइप से। तो कुछ गलतियां पेशेंट पार्टी की तरफ से होती है कई बार कि भावुक हो करके उनके साथ भी घटना घटती है, तब वो भावुक हो जाते हैं। और चिकित्सक के भी हमें बताना चाहूँगा कि हाथ कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकता है। लिमिटेड दवाइयाँ, लिमिटेड इंजेक्शन, लिमिटेड प्रोटोकॉल के हिसाब से लिमिटेशन एक हो जाता है। और एक बात और आपसे हम कहेंगे सर कि जो बहुत बार आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत जगह पर वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन वगैरह नहीं है, तो इस बारे में भी आप लोगों को घसीट दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। इस बारे में वैक्सीन जनरली रहती है, पर कई बार होता है कि जस्ट खत्म हुआ और स्टेट से सप्लाई में नहीं आया, तो वो 1-2 दिन का कई बार मार्जिन में दिक्कत आ जाती है। तो उसी बीच में ये सब वाक्य आपको कई बार सुनने को मिलेगा। नहीं तो जनरली वैक्सीन वगैरह ये सब में कहीं पर अगर देखा जाए तो ऐसे चीज़ों में कहीं आप लोगों का गलती नहीं भी होने पर आप लोगों को बहुत कुछ सहने को मिलता है। तो इसको झेलने का प्रेरणा आप लोग कहाँ से कहाँ से लाते हैं? हमें ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपका हर कोई बड़ाई ही करेगा। कई लोग गालियां भी देते हैं, दुनिया एक जैसा नहीं है, गाली भी पढ़ने को मिलता है। हम खुद अभी ये काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सच सच, आपसे अभी तो पैसा लिए नहीं है। हम यहाँ पर आए, एक दिन अच्छा लगा हमको, हम दिखा दिए। अब बहुत सारे लोग इसको स्पॉन्सर भी बोलेंगे। लोग बहुत तरह के होते हैं, लोग गाली देंगे ही, लोगों को गाली देना होता है। और इस चीज़ को आप गुडविल की तरह से कैसे लेते हैं, इस बारे में? मेरा मानना है कि अगर 10 लोग हैं तो 8 लोग अच्छा ही बोलेंगे, 2 लोग बुराई करेगा ही करेगा। आप अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, बेस्ट कीजिए, तो ऊपर वाला है वो देख रहा है आपको कि आपको क्या लगता है कि आप बेस्ट दे रहे हैं? कोशिश पूरी कर रही हूँ, जितना संसाधन है उस संसाधन के हिसाब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ उसको बेस्ट देने का। और एक आखिरी बार, वीडियो खत्म होने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहिएगा आपके क्षेत्र के रहने वाले लोगों को और अपने टीम मेंबर्स को? मैं जितने भी यहाँ जो डॉक्टर्स हैं या जो भी स्टाफ हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने तरफ से बेस्ट 100% दीजिए, मेहनत कीजिए। और आपको नौकरी आप यहाँ कर रहे हैं तो सैलरी आपको यहाँ से मिल रही है, तो अपने उस हिसाब से काम आपको करना है, 100% देना है। अगर हम अपने तरफ से 100% देंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता अगर 1-2% छोड़ दें तो कोई मुझ पर उंगली उठा सके कि आप ये काम नहीं करते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहूँगा कि आप मेहनत के से और पूरे निष्ठा भाव के साथ पूरा काम कीजिए।
और आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपका संदेश क्या होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत चीज़ों का जिम्मेदारी आपके पर है, कि जैसे फिलेरिया हो गया, बहुत सारी बीमारियों का तो सरकार तो आपसे रिपोर्ट मांगेगा कि आपके इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आप यहाँ के लोगों को क्या जागरूकता अभियान या फिर कुछ भी यहाँ के लोगों को आप करना चाहिए? यहाँ के लोगों का कि आपके लिए हमेशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका खड़ा है और आपको बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, और आने वाले वक्त में और इसको और बेहतर करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। तो ऐसा कुछ था इनका ऑफिस। आपके ऑफिस में हम देख सकते हैं कि कुछ अवार्ड भी लगे हुए हैं, इन अवार्ड के बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद वीडियो को भी हम खत्म करते हैं। ये क्या है? ये फैमिली प्लानिंग के लिए ये मिला था अवार्ड स्टेट से, जो आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर पूरे झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका दूसरे स्थान पे रहा था सबसे ज्यादा बंध्याकरण करने के लिए, जिसके लिए यहाँ के डॉक्टर मेजर भी उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, और पूरे झारखंड में ये दूसरे नंबर पे था। ये किस चीज का अवार्ड है? ये उससे पहले 2024 में ये मिला था स्टेट की तरफ से फैमिली प्लानिंग के लिए। हमेशा फैमिली प्लानिंग में हमेशा अच्छा काम किया है। ये दैनिक जागरण का है अवार्ड एक, और ये तो आपको एक लग रहा है SBI लाइफ से मिला है, इंश्योरेंस का। तो ऐसा कुछ है यहाँ का। तो आपसे बस टाइम टू टाइम उधर अभी आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन वगैरह कराए हैं। ब्लड डोनेशन। अच्छा, ब्लड के बारे में कहना चाहेंगे हम कि आप याद भी दिला दिए कि ब्लड के बारे में सिचुएशन काफी खराब रहता है असल। इसके बारे में एक्चुअली डोनेशन की कमी है, डोनर्स की कमी है। लोग अब डोनेट नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। लोगों कहीं ना कहीं हम लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों में है कि हम लोग अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो हम लोगों को कमजोरी हो जाएगी। इवन मैं देखता हूँ स्वास्थ्य विभाग में कई कर्मचारी भी डोनेट करने से बचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप डोनेट करते हैं तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। मैं खुद रेगुलर डोनर हूँ, हर 3 महीना पे डोनेट करता रहता हूँ। अब तक मैं 38 बार खुद डोनेशन कर चुका हूँ। 38 बार? 38 बार। तो लोगों में यही कहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग डोनेशन कीजिए, रेगुलर हर 3 महीना पे डोनेशन कीजिए। तो बस इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित विकास साहू, और एक बात मैं आपको आखिरी में और भी कहना चाहूँगा कि हर बार जब भी कभी आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराने और कहीं कभी आपको वैसा सुविधा नहीं मिल पाता है जैसा आप सोच के गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी गलती नहीं होती है। ये भी इंसान होते हैं। कभी कभी हो सकता है माइनर केसों में की गलती होती है, लेकिन कभी कभी इनकी भी गलती नहीं होती है। इतना ज़्यादा ये सिस्टम के नीचे दबे हुए हैं, इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं होता प्राइवेट अस्पताल की तरह कि ये हुक्म बजाएं और काम हो जाए। हर बार जब हम किसी सरकारी अस्पताल की ओर बढ़ते हैं तो हमारे साथ उम्मीद भी होती है और सवाल भी, लेकिन हर बार हकीकत एक जैसी नहीं होती है। कभी सुविधाएं कम लगती है, कभी इंतजार लंबा हो जाता है, और हम सोचते हैं शायद यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इन दीवारों के भीतर कई ऐसी कहानियां भी चल रही होती हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। जहां डॉक्टर सीमित संसाधनों में भी हर दिन एक नई लड़ाई लड़ते हैं, जहां नर्स थकान के बावजूद हर मरीज की देखभाल में लगी रहती हैं, यहाँ फैसले सिर्फ इच्छाओं से नहीं चलते बल्कि नियमों और व्यवस्थाओं से चलते हैं, जहां हर बदलाव एक प्रक्रिया से गुजरता है। हाँ, कमियां हैं, कभी गलतियां भी होती है। हर गलती लापरवाही तो नहीं होती, क्योंकि इन सफेद दीवारों के बीच आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सीमाओं से बढ़कर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। और शायद यही वजह है कि ये अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कई लोगों के लिए आखिरी उम्मीद बन जाता है। तो अगर आपको हमारा ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा जाते जाते कहता हूँ, जय हिंद, जय संविधान, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।